चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्न देखते हैं, उसके बाद हम ग्रामीण विकास वगैरह का प्रश्न देखेंगे। चलिए, राज्य का सबसे प्रमुख तिलहन। तो दोस्तों अभी राज्य का सबसे प्रमुख तिलहन हो गया है अपना मूंगफली। ठीक है, पहले था सोयाबीन। अब देखिए छत्तीसगढ़ में तिलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ते क्रम में आपको बताना है, सबसे कम उसके बाद सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन में है सोयाबीन, सरसों, तिल, राम तिल। अब हमें उत्तर बताना है तिल। ठीक है, सबसे कम, उसके बाद राम तिल, फिर सोयाबीन, फिर सरसों विकल्प के अनुसार। ठीक है, नोट दिया है कि तिल, राम तिल, मूंगफली, सोयाबीन और सरसों। ठीक है, लेकिन राज्य का सबसे प्रमुख जो भी तिलहन फसल है वो है मूंगफली। यहाँ पे ऑप्शन हिसाब से हमें उत्तर लेना है तिल को सबसे कम, फिर राम तिल, सोयाबीन, सरसों। ठीक है, यहाँ पे मूंगफली दिया होता तो मूंगफली लेते हैं। चलिए देखते हैं तिलहनों का उत्पादन क्या था। तो तिलहनों का उत्पादन था 84.38 हजार मीट्रिक टन। तिलहनों में पूछा है तो किस दाल का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में हुआ है फिलहाल? तो दोस्तों वो है चना दाल। दलहन फसलों के उत्पादन का अब हम क्रम देखते हैं। दाल वाली फसल, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन हुआ है। ठीक है, फिर लाख यानी जो तिवड़ा होता है, उसके बाद उड़द, फिर तुअर। ठीक है, चना, लाख, उड़द, तुअर, चना, लाख, उड़द और तुअर। चलिए देखते हैं लाखड़ी क्या है। तो लाखड़ी एक दाल ही है। छत्तीसगढ़ में धान का औसत उत्पादन किस वर्ष में सर्वाधिक हुआ? तो 2020 और 21 में ध्यान रखिए, धान का सबसे अधिक उत्पादन हुआ था 2020 और 21 में। अगला प्रश्न देखते हैं, धान का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पर है? तो वो है आपके जांजगीर चांपा में। ठीक है, जांजगीर चांपा में सबसे अधिक क्षेत्रफल आता है धान के अंतर्गत। गेहूं का क्षेत्रफल सबसे अधिक, गेहूं का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? सर्वाधिक क्षेत्रफल जहाँ पे गेहूं बोया जाता है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, वो है बेमेतरा। छत्तीसगढ़ में धान धान ग्रेड ए वो है 2320 तथा सामान्य धान का है 2300 रुपये। यानी वृद्धि कितने परसेंट हुआ है? वृद्धि हुआ 117%। तो देखिए गेहूं का उत्पादन मात्रा, तो गेहूं कितने उत्पादन मात्रा हुआ है गेहूं का? 210.27 हजार मीट्रिक टन। 210.27 हजार मीट्रिक टन गेहूं का क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। अब देखिए फसल उत्पादन का क्रम देखते हैं। तो सबसे अधिक यहाँ फसल उत्पादन होता है धान का, मक्का, फिर चना, फिर गेहूं, फिर लाख का। ठीक, तो धान, मक्का, चना यहाँ तक आप याद रख सकते हैं। उसके बाद उधर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा धान, मक्का, चना। ये फसल में उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादित होने वाले धान, फिर मक्का, फिर चना। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024-25 में 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी कितना हुआ था? 149.91 लाख टन। ठीक है, गन्ने का कुल उत्पादन था कितना था? 160.89 हजार मीट्रिक टन। गन्ने का कितना है? 160.89 हजार मीट्रिक टन। गेहूं का हुआ था 210.27 हजार मीट्रिक टन। किस जिले में बोया गया क्षेत्रफल अधिक है? तो बोया गया क्षेत्रफल अधिक है बेमेतरा में। ठीक है, अब सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? तो नारायणपुर, उसके बाद जीपीएम। नारायणपुर में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, दुफसली क्षेत्रफल अधिक कहाँ पर है? तो बेमेतरा में दुफसली अधिक है। और किस जिले में बोया गया क्षेत्रफल अधिक है बोलेगा तो वो भी बेमेतरा में है, और दुफसली भी बेमेतरा में है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अभी कृषक परिवार कितने हैं? कितने कृषक परिवार हैं? तो 40.10 लाख। स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है कृषि और पशुपालन की? तो वो है 4.27%। ठीक है, 4.27%। राज्य में जीडीपी में फसलों का योगदान कितने परसेंट है? तो 9.67%। जीडीपी में जो फसल है वो योगदान देते हैं। फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान नहीं है? तो सिंचित क्षेत्र विस्तार का। ठीक है, फसल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में इसका योगदान नहीं है।
जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि यंत्रीकरण में वृद्धि, उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी जीडीपी में फसलों का योगदान देते हैं। अगला है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजनांदगांव में। माड़िया का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कोंडागांव में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल नहीं है कौन? एनीकट। ऑप्शन में आपको रहेगा तो एनीकट को आपको नहीं लेना है सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में। अगला प्रश्न है जबकि शाकंभरी, किसान समृद्धि, नलकूप और लघुत्तम सिंचाई तालाब वगैरह ये सभी सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में शामिल, लेकिन एनीकट जो है वो शामिल नहीं है। अब हम इधर देखते हैं कुछ योजनाओं के बारे में, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है, ठीक है। इसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है? तो इसमें लाभ ये मिलता है 10,000 रुपये का लाभ मिलता है, और सबसे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, ठीक है। 10 दिसंबर 2024 को जांजगीर चांपा से इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। फिर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था ये? तो 20 जनवरी 2025 को, ठीक है। 10 दिसंबर में 2024 को ये जांजगीर चांपा से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू हुआ था। कौन? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, जिसमें 10,000 का लाभ दिया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 10 दिसंबर 2024 को लागू हुआ जांजगीर चांपा से। फिर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये लागू हुआ 20 जनवरी, अगले साल आते हैं 2025 में, तो 20 जनवरी से वहाँ पे ये चालू हुआ था। और फिर कहाँ से चालू हुआ था? ये रायपुर से चालू हुआ था, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। अब अगला देखते हैं स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना किस स्तर में चलता है? तो ये जनपद स्तर में चलता है, ठीक है। 20 जून 2013 से ये चालू है, ठीक है। इसमें जो उम्र सीमा है वो है 15 से 35 आयु वर्ग के लोग। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, तो ये चालू कब हुआ था? 20 जून 2013 से। अगला प्रश्न देखते हैं मिनी स्टेडियम योजना के बारे में सत्य क्या है? तो ये 2015-16 से चालू हुआ था, ठीक है। इसमें स्वीकृत मिनी स्टेडियम 200 से अधिक जो है वो बनाए जाएंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत में जो है वो 3000 से अधिक आबादी होनी चाहिए, वहाँ पे मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3000 से अधिक हो। पीएम सूर्य घर योजना के बारे में देखते हैं तो फरवरी 2020 में ये चालू हुआ था। कब चालू हुआ था? फरवरी 2020 में। इसमें 300 यूनिट जो बिजली है वो मुफ्त दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने हेतु अनुदान भी दिया जाता है इसमें। तो कितना अनुदान दिया जाता है? 1 kg का आप सोलर पैनल लगाते हैं तो 30,000 रुपये का, 2 kg का लगाते हैं तो 60,000 रुपये का, 3 kg का लगाते हैं तो 78,000 रुपये आपको अनुदान दिया जाएगा। इसमें अनुदान जो है किस प्रकार दिया जाता है? तो अनुदान जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देते हैं। पीएम सूर्य घर योजना में फरवरी 2020 में चालू होने वाले ये योजना थी। कौन सी? पीएम सूर्य घर योजना। 20 फरवरी 2020 याद रखना है। जिला पंचायत निधि विकास योजना, जिला पंचायत विकास निधि योजना 2016 और 17, 2016-17। उसके बाद जनपद पंचायत निधि होगा, वो होगा 2017-18 में। यह है जिला पंचायत विकास निधि 2016-17 से चालू हुआ था। इसका उद्देश्य है जो अपूर्ण कार्य है उसको पूर्ण करना। राज्य द्वारा इसमें 100% अनुदान जो है वो दिया जा रहा है, ठीक। जिला पंचायत जो अध्यक्ष होता है इसको खर्च के लिए 15 लाख दिया जाता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष को 10 लाख, फिर सदस्य को 4 लाख दिया जाता है, ठीक। जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना? 15 लाख। तो आप ऐसे रख लेना 15-10-4, 15-10-4। वहीं जनपद पंचायत विकास निधि आएगा, ठीक है। जनपद पंचायत विकास निधि वाला योजना जो आएगा उसमें खुल के नहीं रहे अगला पेज। चलिए अगला पेज खुल गया है। तो अब आते हैं हम जनपद पंचायत विकास निधि में। ये चालू हुआ था
2017-18 में। इसमें अध्यक्ष को 5 लाख, फिर उपाध्यक्ष को 3 लाख और सदस्य को 2 लाख खर्चे के लिए राशि जो है वो दिया जाता है। अब देखते हैं मनरेगा के अंतर्गत सत्य कथन को देखते हैं। ठीक है, तो मनरेगा में केंद्र प्लस जो राज्य सरकार है वो 150 दिन का मिलकर रोजगार देते हैं। वहीं जहाँ पर वन अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर केंद्र जो है अकेले 150 दिन का रोजगार देता है, और सूखा प्रभावित क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर 200 दिन का रोजगार देते हैं। ये जो 200 दिन है इसमें 150 केंद्र देता है और 50 दिन है वो राज्य सरकार देता है। इसके अलावा मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 2024-25 में मनरेगा में पंजीकृत परिवार कितने थे, तो वो थे 36.38 लाख। 36.38 लाख। अब इसमें आपको 100 दिवस का रोजगार कितने परिवारों को मिला है ये आपको सर्च कर लेना है। अब देखते हैं अटल बिहार योजना। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया था सभी के लिए आवास के तहत, और ये शहरी क्षेत्रों में चालू किया गया था अटल बिहार योजना। तो देखते हैं महतारी शक्ति ऋण योजना। महतारी शक्ति ऋण जो योजना है ये 30 नवंबर 2024 से चालू हुआ। कब चालू हुआ? 30 नवंबर 2024 से, और ये चालू किया था OP चौधरी जी ने। ठीक है, इसमें महिलाओं को 25,000 रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है, और ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण बैंक से जो ऋण है वो लिया जा सकता है महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत। अब देखते हैं महतारी वंदन के लिए आयु कितनी होती है। तो महतारी वंदन जो योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है उसके लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखते हैं ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास सांख्यिकी का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 23 अप्रैल 2005 को। ठीक है, कौन सी योजना है ये? ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है ये? तो ये स्थित है निमोरा, रायपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, 2015 और 16 यहाँ पे लिखे हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2015-16 से चालू हुआ था। तो ये है ना, आप ये मत समझना कि ये विधायक जो बोलते हैं ना सांसद आदर्श ग्राम विधायक आदर्श ग्राम योजना, ये वो वाला नहीं है। ये है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो चालू हुआ था 2015 और 16 में। अल्पसंख्यक मंत्रालय किसने चालू किया था? अल्पसंख्यक मंत्रालय। और इसमें केंद्र और जो राज्य हैं वो 50-50 का अनुदान देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में, जो कि कोलकाता से चालू हुआ था। इसमें क्या होता है, अगर सामान्य मृत्यु होती है तो इसमें 2 लाख रुपए दिया जाता है। और ये योजना कब चालू हुआ था? 9 मई 2015 से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 से चालू हुआ था। इसमें उम्र सीमा देखते हैं तो 18 से 50 वर्ष के उम्र सीमा होनी चाहिए। प्रीमियम कितना दिया जाता है? तो इसमें आपको प्रीमियम देना पड़ता है 436 रुपये वार्षिक। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में। अब देखते हैं अन्नपूर्णा योजना चालू कब हुआ था? सन 2000 और 2001 में। 2001 में ये चालू हुआ था। अन्नपूर्णा योजना में क्या है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, ठीक है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये अन्नपूर्णा योजना है। इसमें क्या लाभ दिया जाता है? तो इसमें अनाज दिया जाता है 10 किलो प्रति माह। 10 किलो प्रति माह यहाँ पे क्या दिया जाता है? अनाज दिया जाता है अन्नपूर्णा योजना में। अब देखते हैं श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना। श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक योजना में क्या लाभ मिलता है? तो इसमें लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो 750 रुपये उसके परिवार वालों को पेंशन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें उम्र सीमा क्या है? तो इसमें उम्र सीमा है 60 से ऊपर या 60 साल, पिछले 10 वर्ष से पंजीकृत हो। ठीक है, जो श्रमिक है निर्माण श्रमिक वो पिछले 10 वर्ष से क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, तो उसको ना 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा 60 साल के बाद, अगर वो पिछले 10 वर्ष से पंजीकृत है। ठीक है, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो आश्रित को 750 रुपये पेंशन दिया जाएगा। अगर मृत्यु नहीं होती है तो 60 साल बाद उसको 1500 रुपये जब तक वो जीवित रहेगा तब से उसको मिलेगा हर महीने। और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको उनके आश्रित को नॉमिनी को 750 रुपये मिलेगा। ये 60+ उम्र के लिए है। ठीक है, मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 से चालू हुआ था। इसमें लाभ दिया जाता है 500 रुपये का।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 चालू हुआ, कितना लाभ दिया जाता है? 500 रुपये। अब पेंशन है तो इसमें 60 प्लस को आयु वाले को क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। और इसके अलावा जो 18 साल है उनको भी मिलेगा। तो वो कौन हो गए 18 साल वाले? एक तो विधवा होंगी औरत या फिर परित्यक्ता छोड़ी गई औरत, तो उनको भी मुख्यमंत्री पेंशन योजना में लाभ मिलेगा, जो कि 2018 से चालू था। 500 रुपये दिया जाता है। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना वर्तमान में लाभार्थी कितने हैं इसके? तो इसके वर्तमान में 2 लाख महिलाएं या 2 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र को वित्तीय सहायता कौन देता है? ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र को वित्तीय सहायता तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक। संपर्क यानी सड़क संपर्क के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, और इसमें केंद्र है रायपुर झांझ में। इसका केंद्र कहाँ है? इसका केंद्र है रायपुर के झांझ में। ठीक है। तो ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र, ठीक, कौन इसको वित्तीय सहायता देता है? तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है। इसका गठन कब किया गया? इसका पुनर्गठन किया गया 2012 में। ठीक है। जुलाई 2024 में। और ये जो चालू हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2012 से है ये संस्था, और इसका पुनर्गठन किया गया है जुलाई 2024 में। ठीक है। अब इसके कार्य देखते हैं। तो जैविक खाद्य उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन का भी प्रयास करना, और सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का क्या करना है? रख रखाव। तो ये सभी कार्य इसके हैं, किसके? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के। क्या क्या कार्य करता है? जैविक खाद्य उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देता है, गरीबी उन्मूलन का भी ये कार्य करता है, सांस्कृतिक और पुरातात्विक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का रखरखाव भी करता है। आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना 2014 और 15। ठीक, 2014-15 से चालू हुआ आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। ग्रामीण घरों में क्या करना है? विद्युतीकरण करना है, इसका मुख्य काम। किसने चालू किया है? तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चालू किया है आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो राशि है वो व्यय किया जाता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा देय राशि का व्यय ग्राम पंचायत करता है, यानी इसके लिए जो राज्य सरकार राशि देती है उसको खर्चा कौन करता है? खर्चा करता है ग्राम पंचायत। अब SHG के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो असत्य बताना है SHG के बारे में। तो आमतौर पर सदस्य संख्या 15 से 20 होती है, ये बिल्कुल गलत है। परिक्रामी निधि 10 से 15 हज़ार तक मिलता है, ये सही है। SHG के बारे में जो वन या फिर दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर जो SHG की संख्या है वो 5 से 20 हो सकती है, ये वाला सही है। नेक्स्ट, SHG को बैंक संबंधी सेवाएं, घर पहुंच सेवा किसके माध्यम से दी जाती है? तो ये दी जाती है बैंक सखी के माध्यम से। अभी जो है बैंक सखी कितने हैं? तो अभी हमारे यहाँ 1432 जो है वो बैंक सखी है। इसमें बैंक सखी को कितना मानदेय दिया जाता है? 3000 रुपये। और ये मानदेय कौन देता है? तो जनपद पंचायत जो है बैंक सखी को मानदेय दिया जाता है। बैंक सखी किसके लिए काम करता है? SHG को बैंक संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। ये कौन? बैंक सखी। इसके अलावा हम देखते हैं बैंक सखी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो जिस बैंक में SHG के स्वयं सहायता समूह की संख्या 50 से ज़्यादा हो, यानी जिस बैंक में SHG के समूह वाले उनके खाता है 50 से ज़्यादा, या फिर 30 प्लस SHG का ऋण खाता हो जहाँ पे, वहाँ पर बैंक सखी नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं उत्थान परियोजना में। उत्थान परियोजना कितने जिलों में चालू है? ये प्रश्न करता है। तो उत्थान परियोजना जो है 9 जिलों में चालू है 9 जिलों में, और उसके अंतर्गत 14 विकास खंडों में। सबसे पहले देखते हैं तो बस्तर संभाग इसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो उत्थान परियोजना में
सबसे बड़ी बात है बस्तर जिला शामिल नहीं है, बस्तर संभाग शामिल नहीं है। अब बस्तर संभाग शामिल नहीं तो उसके ज़िले भी शामिल नहीं होंगे। ठीक, तो जिलों में कितने जिलों में, 9 जिलों में, कितने विकास खंडों में, 14 विकास खंडों में जो आपका उत्थान परियोजना है ये चालू है। अब देखते हैं मिलाप परियोजना, इसके बारे में सत्य देखना है मिलाप परियोजना के बारे में। तो राज्य के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका के लिए ये क्या है, योजना है। जो प्रवासी श्रमिक यानी जो बाहर गए थे श्रमिक कमाने खाने के लिए, उनके लिए है। इसके तहत 14,107 परिवारों को एसएचजी से जोड़ा गया है। कितने परिवारों को जोड़ा गया है, 14,107 परिवारों को एसएचजी से जोड़ा गया है मिलाप परियोजना के अंतर्गत। और राजनांदगांव और कबीरधाम, ठीक है, यहाँ पे खासकर ये संचालित है मिलाप परियोजना। और कोविड के बाद जो प्रवासी बाहर से आए थे उनके लिए योजना है, जैसे कि हमने बताया मिलाप परियोजना। देखते हैं सृष्टि परियोजना में शामिल जिले। अब आया है सृष्टि परियोजना, इसमें रायपुर, धमतरी और सरगुजा तीनों जिलों को शामिल किया गया है सृष्टि परियोजना में। ठीक है, सृष्टि का अर्थ क्या होता है, सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूट फॉर सैनिटेशन हेल्थ यानी कि स्वच्छता। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूट फॉर सैनिटेशन हेल्थ ये है सृष्टि का फुल फॉर्म। तो सृष्टि परियोजना में शामिल जिले याद रखिए, सरगुजा, धमतरी और रायपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब चालू हुआ। तो इसमें प्रतिवेदन में दिया है 20 नवंबर 2016, जबकि पुस्तकों में दिया है 1 अप्रैल 2016। तो जो भी विकल्प में दिया हो उसके हिसाब से आपको लगाना है। कोई भी एक दिया हो तो 1 अप्रैल 2016 लगाना है, या फिर 20 नवंबर 2016 दिया हो अलग से तो उसे भी आप लगा सकते हो। अगर दोनों डेट दिया हो तो जो प्रतिवेदन में डेट दिया है 20 नवंबर 2016 उसको लगाना है। चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कुल मिलाकर इसमें शौचालय के लिए अलग से पैसा दिया जाता है, प्लस मजदूरी का जो होता है उसको भी मिलाकर सामान्य जिले में कितने पैसे मिलते हैं, तो कुल मिलाकर 1.47 लाख यानी 147 लाख बोल सकते हैं, 1,47,000। कुल मिलाकर आईएपी जिले में कितना मिलता है, तो आईएपी जिले में कुल मिलाकर 1.58 लाख यानी 1,58,00,000 आईएपी जिले वगैरह हो गए, पहाड़ी जिले वगैरह उन जिलों में दिया जाता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। ठीक है, पीएम जनमन बोला जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2023। यह योजना है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, जिसे शॉर्ट में पीएम जनमन बोला जाता है। कब चालू हुआ था, 15 नवंबर 2023 से। इसमें क्या है, पक्के मकान। ठीक है, पक्के मकान बनाने के लिए 2 लाख रुपए मिलता है और ये अभी अपने 18 जिलों में चालू है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। ठीक है, तो नक्सल प्रभावित जिले को बारामासी से जोड़ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये नक्सल प्रभावित में 9 अप्रैल 2014 से चालू किया गया, 7 जिलों में चालू किया था। यानी नक्सल प्रभावित जिलों के लिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये नक्सल प्रभावित जिलों में जो चालू किया गया था उनको बारामासी सड़कों से जोड़ना 9 अप्रैल 2014 से। और कितने जिलों में शामिल था, तो 7 जिलों में चालू था ये। इसमें क्या है, 500, 250 की जनसंख्या, 100 से 249 की जनसंख्या, इस हिसाब से ये चलता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो सामान्यतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1000 की जनसंख्या या 500 की जनसंख्या हो, या मुख्य सड़कें या सामान्य सड़कें। ठीक है, तो जैसे सामान्य जिलों के लिए बात किया जाए तो 1000 से जो जनसंख्या है वो 500 होनी चाहिए, और आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र हो गया तो वहाँ पे 500 जनसंख्या भी चलेगा, यानी 1000 का आधा। ठीक है, सामान्य जिलों में कहीं पे होता है कि 500, और आदिवासी जिलों में बोल दिया तो 500 जगह पे 250 बोल देगा। मुख्य सड़क इसमें बनाए जाएंगे, संपर्क सड़क इसमें भी बनाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आदिवासी ज़िले हैं उनमें बोल दिया नक्सल प्रभावित ज़िले, तो वहाँ पे 100 से 249 भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा।
SC/ST पहाड़ी क्षेत्रों में 100 से 249। तो 7 जिलों के 29 विकास खंडों में ये क्या है, अभी चालू है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगर नक्सली जिलों की बात किया जाए, जहाँ तक सामान्यतः तो इसमें दिया जाता है 1000 जिसकी आबादी हो, 500 हो, लेकिन आदिवासी जिलों की बात कर लेंगे तो वहाँ पे कम कर देना है, आधा आधा इस प्रकार से। अब देखते हैं PM सड़क योजना में शामिल सड़कें, कौन कौन सी सड़कें जो हैं वो PM सड़क योजना में शामिल है। ठीक है, इसमें जिला सड़क भी शामिल होता है, इसमें ग्राम सड़क, इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो बनाई जाती है वो भी PM सड़क योजना में शामिल होती हैं। ठीक है, जो PM सड़क योजना में शामिल नहीं है उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुख्य सड़क मार्ग जो है वो डामर कंक्रीट से जो बनेगा उसकी जो लंबाई वो कितनी होनी चाहिए, 3.75 मीटर, आपको याद रखना है 3.75 मीटर। ठीक है, ये जो है 30 नवंबर 2024 तक इसमें निर्मित सड़क कितने हैं अपने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में, तो 1745। ये जो डाटा है इसको याद रखना, 1745 30 नवंबर 2024 तक इसमें निर्मित सड़क है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ठीक है, छत्तीसगढ़ खुले में शौच मुक्त हुआ कब, जैसे कि हमारे यहाँ बोला गया उज्जर सुघ्घर हमर छत्तीसगढ़, इसको नाम दिया गया। तो छत्तीसगढ़ जो है ना ये 4 जनवरी 2018 से ही खुले में शौच मुक्त हो गया था। ये राष्ट्रीय लक्ष्य से पहले कर दिया गया था। इसका अगला लक्ष्य है जो चल रहा है 31 मार्च 2025 तक चलेगा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो चलता है इसकी बात हम कर रहे हैं। इसका अगला लक्ष्य क्या रखा गया है, 31 मार्च 2025 तक। अब यहाँ पे देखना है सत्य कथन क्या है, क्या देखना है, सत्य कथन क्या है। तो सत्य कथन पे हमें देखना है आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007, उसके बाद मुख्यमंत्री खेतीहर बीमा योजना 25 दिसंबर 2013, मुख्यमंत्री ये क्या है, राज्य ग्रामीण विकास योजना, मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण विकास योजना 2014-15 से चालू है। ठीक है, तो हमने देखा आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007, मुख्यमंत्री खेतीहर बीमा योजना 25 दिसंबर 2013, मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण विकास योजना 2014-15 से। इसके अलावा आम आदमी बीमा योजना छत्तीसगढ़ में लागू कब हुआ था, 1 फरवरी 2009 से आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, ये जो आम आदमी बीमा योजना है और मुख्यमंत्री खेतीहर बीमा योजना, इनमें लगभग जो फ़ायदे वगैरह हैं वो समान ही हैं। जैसे कि 100 रुपये का इसमें केंद्र और राज्य जो है वो प्रीमियर जो देता है, इसमें जो जनता है उसको कुछ नहीं देना पड़ता। जो प्रीमियम राशि है वो सरकार देते हैं, 100 रुपये केंद्र और 100 रुपये राज्य सरकार। ठीक है, दोनों योजना में सामान्य मृत्यु जब हो जाता है ना, सामान्य मृत्यु होने पर आम आदमी बीमा योजना और खेतीहर बीमा योजना में, तो अगर सामान्य मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे 30,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। अगर दुर्घटना में मृत्यु होती तो वहाँ पे राशि को बढ़ा दिया जाता है 75,000। अगर स्थायी अपंगता आ जाती है तो 75,000 ही और दिया जाता है। स्थायी अपंगता आ जाती है तो 75,000 ही दिया जाएगा। अगर अस्थायी अपंगता आ जाती है तो अस्थायी यानी जो कुछ समय बाद ठीक हो सकता है, तो वहाँ पे राशि भी कम हो जाएगी, 37,500। ठीक है, उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 59 वर्ष याद रखना है। आम आदमी बीमा योजना और ये मुख्यमंत्री खेतीहर बीमा योजना दोनों में उम्र सीमा कितनी है, 18 से 59 वर्ष। ODF का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच से मुक्त। पहला राज्य इसमें हुआ था सिक्किम, फिर छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन था, मुंगेली, ODF फ्री होने वाला।